हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आज जो मैं ट्यूटोरियल लेके आया हूँ आपके लिए सी में, वो मैं आज स्पेशली हिंदी लैंग्वेज में लेके आया हूँ, जो कि हमारी लोकल लैंग्वेज है, क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर्स ने ये इंसिस्ट किया कि आप कृपया अपनी लोकल लैंग्वेज में ये वीडियोस बनाओ। तो हमने इसके पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि हमारे पास सी प्रोग्रामिंग में दो इनपुट और आउटपुट फंक्शंस होते हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे चैनल पे जाके सी प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें, और फर्दर वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं, सो दैट अगर कल को कोई वीडियो मैं पोस्ट करूँ तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। मैं आपके साथ जनरली वो प्रोग्रामिंग इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ जो अभी तक आपने बुक्स में स्टडी नहीं की है, राइट, जिससे आपके लॉजिक्स बेसिकली क्लियर होंगे, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के जो प्रोग्रामिंग को बहुत डिफ़िकल्ट समझते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि प्रिंटफ और स्कैनफ दो फंक्शंस होते हैं प्रोग्रामिंग में जो इनपुट और आउटपुट रिसीव करने के काम में आते हैं, इसलिए इनको कॉमन फंक्शंस या स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस भी कहा जाता है। तो इसीलिए प्रोग्रामर्स ने इनकी जो डेफिनेशन है, यानी कि प्रिंटफ के लिए जो कोडिंग है, मैसेज अगर प्रिंट होगा तो स्क्रीन के लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे ही प्रिंट होता है। जैसे ये प्रिंटफ मैसेज लिखा हुआ है तो कहाँ प्रिंट होगा? बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, इस तरफ कुछ, राइट। तो अगर यहाँ प्रिंट होगा तो यही क्यों प्रिंट हुआ? वो बिल्कुल सेंटर में नहीं आया, राइट में नहीं गया, बॉटम में प्रिंट नहीं हुआ, बिल्कुल आपके बॉटम लेफ्ट पे प्रिंट नहीं हुआ, बिकॉज उसकी कोडिंग की गई है। कंपाइलर को ये समझाया गया है कि प्रिंटफ क्या करेगा। तो प्रिंटफ की जो कोडिंग है उसको एक ऐसी फाइल में सेव करके रखा गया जहाँ तक यूज़र डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप उससे डायरेक्टली इंटरफेयर करेंगे तो वो डेफिनेशन आप अगर बाय चांस डिलीट कर देंगे तो आपका कंपाइलर प्रिंटफ के साथ फर्दर काम नहीं कर पाएगा। तो इन तरह के फंक्शंस की डेफिनेशन को उसी नेम की एक फाइल में सेव किया गया जिसको stdio कहा गया। अब stdio क्योंकि सबसे ऊपर यूज़ की जाती है तो इनको एक स्पेशल एक्सटेंशन दी गई .h, ये जिससे ये समझ आता है कि ये हेडर फाइल्स हैं और हमें अपने डॉक्यूमेंट पे यानी कि प्रोग्राम में सबसे टॉप पे इनको यूज़ करना है। हैश के बारे में मैंने बताया था कि हैश को हम मैक्रो एक्सपेंशन कहते हैं, यानी कि stdio.h में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस लिखी गई होंगी प्रोग्राम में उसको लगाते ही, जैसे आपने ये स्टेटमेंट लिखी हैश इंक्लूड, तो प्रोग्राम में ये लिखते ही इंक्लूड फोल्डर के अंदर जो भी stdio.h के अंदर कोडिंग पड़ी है वो उठ के इस प्रोग्राम में आ चुकी होगी, यानी कि मैक्रो एक्सपेंड हो चुका होगा। तो इसका मतलब अगर इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करूंगा तो आपको जो लाइंस दिख रही हैं वो 315 दिखेंगी, लेकिन हमने जो लाइन टाइप की हैं वो सिर्फ 6 की हैं। तो बाकी कहाँ से रिसीव हो रही हैं? वो सब उस फाइल से रिसीव हो रही हैं। चलते हैं अपने अगली स्टेटमेंट्स की तरफ। अब इसके बाद लिंकिंग स्टेटमेंट्स के बाद हमारे पास आता है सब प्रोग्रामिंग एरिया। अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग सी प्रोग्रामिंग वीडियो नहीं देखा है तो मैं इंसिस्ट करूंगा उसको भी पहले ज़रूर देखें। तो यहाँ पे एक एरिया आता है सब प्रोग्रामिंग एरिया। इस प्रोग्रामिंग एरिया को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी फंक्शन की डिक्लेरेशन ग्लोबली करनी है, किसी वेरिएबल को ग्लोबली डिक्लेयर करना है, तब हम इसका यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ अभी तक मैंने लोकल ग्लोबल इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं की है। फर्दर सेशंस में आपको ये भी समझाया जाएगा कि सब प्रोग्रामिंग का एरिया का यूज़ कब और कैसे और क्यों किया जाता है। तो इसके बाद हमारे पास जो सेक्शन आता है दैट इज़ कॉल्ड मेन सेक्शन। अब मेन हमारे पास जब लिखा जाता है तो इसमें सबसे पहले वॉइड लिखा जाता है। अब वॉइड जो लिखा गया है वो वाइट कलर में है। तो वाइट कलर किस लिए यूज़ किया जाता है? वाइट कलर कीवर्ड्स के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि जिस नेम को आप रीयूज़ नहीं कर सकते, यानी कि मैं void नाम का वेरिएबल नहीं बना सकता, void नाम का फंक्शन नहीं बना सकता, void नाम का स्ट्रक्चर नहीं बना सकता, आगे मैं void को यूज़ नहीं कर सकता। अभी तक आपको वेरिएबल्स की भी नॉलेज नहीं है तो हम उस तक भी पहुंचेंगे कि वो क्यों और कैसे यूज़ किए जाते हैं। अब हमने यहाँ पे void main यहाँ पे लिखा, इसके बाद इसकी अपनी आती है बॉडी, तो इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ फंक्शन, राइट। इसको हम क्या कहेंगे? बॉडी ऑफ द फंक्शन। किस फंक्शन की बॉडी है? बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये इशू आता है, उनको ये नहीं पता लगता कि किस स्टेटमेंट के पीछे सेमीकोलन लगाना है
और किस स्टेटमेंट के पीछे सेमीकोलन नहीं लगाना है, कहाँ पे प्रोहिबिटेड होता है। अब आपको क्योंकि ये पता है, मैंने अपने फर्स्ट ट्यूटोरियल में ये कहा था कि सी दोनों लैंग्वेजेस से जनरेट होती है, हाई लेवल से भी और लो लेवल लैंग्वेजेस से भी। तो इसका मतलब है सी हाई लेवल से जनरेट होती है, तो इसका ये मीनिंग हम कह सकते हैं कि ये भी एक तरह की इंग्लिश की टाइप की भाषा है। जैसे इंग्लिश भी एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, ये भी जैसे हिंदी भी एक कॉमन लैंग्वेज है। तो अगर आप उसमें एक वाक्य लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा ही इज़ अ बॉय, तो क्या ये सेंटेंस सही है? हालांकि कुछ दोस्त या कुछ यूज़र्स ये कहेंगे कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन अभी भी इस सेंटेंस में एक मिस्टेक है कि यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाया गया है। तो जब भी आपकी कोई स्टेटमेंट ओवर होती है, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, तो उसमें हमें उसको एंड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यानी कि अगर आप सी में कोई भी एक स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसको एंड करना ज़रूरी है। लेकिन अगर मैं अब दूसरे इस इंस्टांस में कहूँ, अगर मैंने एक लाइन लिखी ही इज़ अ और मैंने जो नेक्स्ट है वो बॉय नेक्स्ट लाइन में लिखा, तो क्या फुल स्टॉप मेरा यहाँ लगना चाहिए? नहीं, फुल स्टॉप यहाँ नहीं लगेगा, जहाँ वो स्टेटमेंट ख़त्म होगी वहाँ फुल स्टॉप लगेगा। तो जो स्टेटमेंट अभी कंटिन्यू मोशन में है, यानी कि जिसकी अपनी बॉडी है, यानी कि जिसके बाद आपको इस तरह की करली ब्रेसेस नज़र आते हैं, वो कभी टर्मिनेट नहीं होता है। अभी इसी एग्जांपल में हम देखें तो ऊपर जो वॉइड मेन है उसको सेमीकोलन नहीं लगाया गया। क्यों? क्योंकि उसकी अभी बॉडी कंटिन्यू मोशन में है, तो यहाँ तक उसकी बॉडी है, तो इसलिए इसको टर्मिनेट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यू है, राइट। इसके बाद आपको यहाँ से इसके आगे चलना है। लेट अस सपोज मैं स्क्रीन पे कुछ आउटपुट शो करना चाहता हूँ, तो मुझे एक फंक्शन चाहिए printf, और printf किसके अंदर है? stdio.h। अब मुझे लेट अस सपोज ये नहीं पता कि printf किस फाइल के अंदर आता है। लेट अस सपोज हम ये #include stdio.h हटा देते हैं और यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ printf। लेकिन अब printf लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता कि printf की सिंटेक्स क्या होती है। अब बुक्स में अगर आप जाएंगे तो बुक्स में, इसीलिए मैंने कहा बुक्स में आपको ये नॉलेज नहीं मिलेगी। बुक्स में जो सिंटेक्स दिया होगा वो दिया होगा कि आप printf लिखिए, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर अपना मैसेज लिखिए और मैसेज को डबल कोट से बंद कीजिए एंड एंडेड विद अ सेमीकोलन। ये एक सिंटेक्स वहाँ पे दिया है। लेकिन अगर हमें इसका ओरिजिनल सिंटेक्स देखना है तो हमें कहाँ मिलेगा वो सिंटेक्स? अभी हमने हेडर फाइल कौन से फोल्डर से यूज़ कर रहे हैं? #include से। तो इसका मतलब अब हम चलते हैं अपनी सी ड्राइव में। लेट अस गो टू आवर माई कंप्यूटर आइकन। वहाँ पे हमने इसको इंस्टॉल कर रखा है। सी ड्राइव में चलते हैं। यहाँ पे टर्बो C4 नाम का एक फोल्डर है, इसके TC, इसके अंदर इंक्लूड, और इसके अंदर आपको मिल रहा है stdio.h एक फाइल। तो ये वो फाइल है जिसके अंदर printf है। राइट क्लिक एंड एडिट दिस। अब इसके अंदर हम सर्च करते हैं, तो कंट्रोल F से मैंने सर्च किया। किसको सर्च करना है? printf को। और देखिए यहाँ पे अब मुझे printf अपीयर हुआ है। ये बॉटम ऑफ द स्क्रीन में आपको printf दिख रहा होगा ये। तो printf की डेफिनेशन क्या है? उसने क्या लिखा है? printf के सबसे आगे लिखा है int। जब भी किसी फंक्शन के नाम से पहले किसी डाटा टाइप को लिखा जाता है तो उसको उसका रिटर्न टाइप कहते हैं, यानी कि ये फंक्शन हमें वापस क्या करता है। तो इसने क्या कहा? ये printf हमें वापस क्या करने वाला है। तो अभी तक int वापस करता है। अभी बहुत सारे यूजर्स को int नहीं पता होगा, जो बिगिनर्स हैं, जो ऑलरेडी सी यूज़ कर चुके हैं तो उनको पता है कि इंटीजर वो नंबर होते हैं जो अनफ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं, यानी कि रेगुलर नंबर्स 1 2 3 4 5 6, ये सब इंटीजर्स कहलाते हैं। तो यानी कि printf हमें कोई नंबर रिटर्न करता है। कैसा नंबर रिटर्न करता है वो बाद में समझेंगे। printf के अंदर हम ये सी डिक्लेरेशन, यानी कि सी के लिए डिक्लेयर किया गया है। इसके अंदर हमने क्या लिखा है? printf। उसके बाद ये क्या मांगता है? कांस्टेंट कैरेक्टर्स, यानी कि आप कैरेक्टर्स डाल सकते हैं। बीच में है ये अंडरस्कोर, यानी कि और सिंबल भी कह सकते हैं। और इसके साथ आप क्या डाल सकते हैं? साथ में फॉर्मेट स्पेसिफायर, वो आगे चैप्टर्स में समझाऊंगा। उसके बाद ट्रिपल डॉट लिखा है, यानी कि एलिप्सिस, इसको कहते हैं। ऐसा और बहुत कुछ आप कॉमा के बाद ऐड कर सकते हैं। चलो तो अब चलते हैं अपने प्रोग्रामिंग में, और इसी डिक्लेरेशन के बेस पे अपने प्रोग्रामिंग में अब समझते हैं कि हमारी प्रोग्रामिंग में इसका मेन मोटिव क्या था। चलिए, अब जो हमें कंपाइलर से डिक्लेरेशन मिली, उस कंपाइलर ने हमें जो डिक्लेरेशन दी उसने कहा कि सबसे पहले लिखा जाएगा इंट,
फिर लिखा जाएगा सी डिक्लेरेशन, फिर हम लिखेंगे कांस्टेंट कैरेक्टर्स, पॉइंटर होगा एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर, कॉमा, ट्रिपल डॉट यानी कि एलिप्सिस, इस तरह का सिंटैक्स लिखा जाएगा। तो इसको लिखने के लिए बहुत सिंपल सा वे उसने कहा कि प्रिंटफ लिखिए और डबल कोट्स, कैरेक्टर्स जब भी लिखे जाते हैं यानी कि स्ट्रिंग जब भी लिखी जाती है तो डबल कोट्स में लिखी जाती है। स्ट्रिंग और कैरेक्टर क्या होता है? तो सबसे पहले हमारे पास एक आती है डाटा टाइप इंटीजर, जो हमारे पास 0 से लेके 9 ये सारे नंबर्स बनते हैं, जिनको डेसिमल नंबर्स भी कहते हैं। एक हमारे पास आते हैं कैरेक्टर्स, जिनको लिखा जाता है A से Z तक। एक हमारे पास होती है स्ट्रिंग, जो A से Z को मिला के, जैसे बॉय, हेलो, है ना, इनको कहते हैं स्ट्रिंग। तो जब हम कैरेक्टर लिखते हैं तो कैरेक्टर लिखा जाता है सिंगल कोट्स में और स्ट्रिंग लिखी जाती है डबल कोट्स में। अब बहुत सारे यूजर्स ये पूछते हैं कि डबल कोट्स में भाई स्ट्रिंग क्यों लिखते हैं जब कैरेक्टर सिंगल में लिखते हैं? क्योंकि अगर लेट अस सपोज मैंने एक स्ट्रिंग लिखी हेलो रमन, राइट, अगर मैं ये प्रिंटर में सीधा डाल दूंगा बिना डबल कोट्स के तो बीच में एक स्पेस आ रहा है, तो आपका कंपाइलर क्या करेगा, सिर्फ हेलो ही रीड करके आउट हो जाएगा, वो स्पेस को इंक्लूड नहीं करेगा, जबकि मुझे उसको बताना पड़ेगा कि हमारा इससे आगे भी स्ट्रिंग है। तो डबल कोट्स उसको ये सिग्निफाई करता है कि आपका स्ट्रिंग कहाँ तक है, उसकी रीच कहाँ तक है, तो वो स्पेस भी इंक्लूड कर लेता है। अब मैं यही मैसेज यहाँ लिख देता हूँ, हेलो रमन, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। यही सिंटैक्स है, ऊपर हमने फॉलो किया। अभी तक मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं लगाया है, ना ही एलिप्सिस का यूज़ किया है। अब ये प्रिंटफ किस लाइब्रेरी फाइल के अंदर आता है? हमें तो पता लग गया है कि ये stdio.h के अंदर आता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता, कोई ऐसा फंक्शन आप यूज़ करने वाले हो जिसके बारे में आपको नहीं पता कि किस हेडर फाइल के अंदर आता है, तो उसके ऊपर कर्सर रखिए और अपने हेल्प सेक्शन में जाइए ऊपर और वहाँ पे कीजिए टॉपिक सर्च, कर्सर प्रिंटफ पे रखिए। तो जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो ऊपर 2 हेडर फाइल्स के अंदर ये दिख रहा है, conio.h के अंदर भी ये दिखता है और stdio.h के अंदर भी दिखता है। तो इसीलिए मुझे जब printf लगाना है तो ऊपर stdio.h, अब मैं यह अभी तक हमने इसको यूज़ नहीं किया, अभी तक 22 लाइन्स है मेरे पास। अब जैसे ही मैं #include stdio.h लिखूँगा तो ये प्रिंटफ वाली फाइल की डेफिनेशन भी उठा के हमारे पास ले आएगा। 329 लाइन्स हमारे पास हो गई हैं। अब इसको रन करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर कंपाइल के साथ हमारे पास रन कमांड मिलती है, सो रन पे क्लिक करेंगे और हमें आउटपुट आ जाएगी। आप सोचोगे आउटपुट तो दिखी नहीं, हेलो रमन कहाँ दिखा? बिकॉज हमारे कंपाइलर इतने फास्ट होते हैं कि हमारी आई ब्लिंक होने से पहले आउटपुट आके निकल जाती है। तो उस केस में हमें अपनी स्क्रीन की आउटपुट को देखना पड़ता है। अब स्क्रीन की जो आउटपुट आती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो जो आउटपुट आती है उसको हम कहते हैं आउटपुट विंडो, या उसको हम कहते हैं यूज़र विंडो, और दूसरे शब्दों में उसको हम कह सकते हैं कंसोल। यानी कि जो हमारी आउटपुट आएगी या तो हम उसको आउटपुट विंडो कहेंगे, यूज़र विंडो कहेंगे या कंसोल कहेंगे। तो मेरे जो इस प्रोग्राम की आउटपुट आई है हेलो रमन, वो कहाँ आई होगी? उस यूज़र स्क्रीन पे आ चुकी होगी। अब वो यूज़र विंडो है, तो ऊपर देखिए आपके इन मेन्यूज़ में एक आपको मेन्यू मिलेगा विंडो, इस पर क्लिक करते हैं कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन है यूज़र स्क्रीन, यानी कि ये वही स्क्रीन है जिस पे आउटपुट आई है। तो इस पर क्लिक करते हैं तो हमें आउटपुट दिखी है हेलो रमन आया है। तो मुझे आउटपुट देखने के लिए Alt F5 यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा, सो दैट मैं उस आउटपुट को देख पाऊँ। अब ये काम हमें तो पता लग गया, लेकिन जिसके लिए मैं प्रोग्राम बना के दे रहा हूँ वो बार बार Alt F5 नहीं दबाएगा, बिकॉज वहाँ पे C प्रोग्रामिंग नहीं होगी, सिर्फ आपके आउटपुट उसके पास जाएगी। तो हम ये चाहते हैं यूज़र को बिना ऐसी कोई, मतलब यूज़र को तो आउटपुट दिखेगी नहीं, क्योंकि यूज़र के लिए तो ये एक exe बन के आ जाती है आउटपुट फाइल। जब वो क्लिक करेगा तो उसको तो स्क्रीन पे कुछ दिखेगा नहीं, आउटपुट आके गायब हो जाएगी। तो हमें यूज़र के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, तो स्क्रीन को रोकना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी स्क्रीन कब रुकेगी? अब चलते हैं उस यूज़र स्क्रीन पे, चलिए विंडो पे चलते हैं ज़रा। तो विंडो मेन्यू पे हम जाते हैं और हम यूज़र स्क्रीन को ओपन करते हैं। अब जब यूज़र स्क्रीन पर देखा गया तो यहाँ पे आप देखिए रमन के बाद एक कर्सर ब्लिंक हो रहा है जो डिमांड करता है कि आप कुछ कैरेक्टर एंटर कीजिए, यानी कि आप अपने कीबोर्ड पे कुछ भी दबाएंगे तो ये स्क्रीन बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब हमें स्क्रीन हमारे से क्या मांगती है, एक कैरेक्टर का डिमांड करती है कि जब तक आप कैरेक्टर नहीं भरोगे वो तब तक पोज रहती है। तो इसी को यूज़ करते हुए एक फंक्शन बनाया गया जिसका नाम रखा गया getch, गेट character from the console, gets character from
कंस, ठीक है। कंसोल से क्या लेना है, कैरेक्टर कंसोल क्या है, वही यूज़र विंडो जो भी आपने देखी। अब अगर हम उस स्क्रीन पे ना भी जाएं, अगर मैं अब यहाँ से सीधा रन कर दूं, देखो getch का काम क्या है, कैरेक्टर मांगना। कम मांग रहा है कैरेक्टर जब हेलो रमन प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद ये एक कैरेक्टर की डिमांड करेगा। ये getch मैं हेलो रमन से पहले भी लगा सकता हूँ, लेकिन क्या मेरा मीनिंग पूरा हो जाएगा? अब मैंने पहले लगा दिया तो कैरेक्टर पहले मांगेगा और हेलो रमन बाद में आएगा, राइट। लेकिन मुझे क्या करना है, पहले आउटपुट आने देनी है और फिर स्क्रीन रोकनी है, तो इसलिए getch मैंने बाद में लगाया। अब हम इसको रन करते हैं जैसे हम कर रहे थे, तो ऑल्ट कंट्रोल F9 से आप रन कर सकते हैं। सो यू कैन सी हेलो रमन 2 टाइम्स हमारे पास आ चुका है। अब जो हेलो रमन हमारे पास आया है, एक प्रीवियस आउटपुट का आया है और एक अभी की आउटपुट आई है, तो मुझे क्या करनी है, प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करना पड़ेगा। तो उसको क्लियर करने के लिए आपके प्रोग्रामर्स ने एक फंक्शन और दिया जिसका नाम रखा गया क्लियर स्क्रीन। तो उसको कहाँ लगाना है, पिछले आउटपुट आने से पहले, तो यानी कि अगली आउटपुट प्रिंट होने से पहले मैंने क्या कर दिया, स्क्रीन को क्या कर दिया, क्लियर कर दिया, क्लियर द कंसोल, ठीक है। कई इसको क्या कह देते हैं कि क्लियर द क्लियर, ये स्क्रीन को साफ कर दे, तो स्क्रीन साफ हो जाएगी तो हेलो रमन डिलीट हो जाएगा, क्योंकि क्लियर स्क्रीन अगर मैं इसके बाद लगाऊंगा तो वो क्या करेगा, वो तो स्क्रीन साफ ही करेगा। लेकिन इसका काम क्या है, जो अगर आप इसको इससे पहले लगाएंगे तो जो इससे पहले आउटपुट्स पड़ी होंगी वो क्लियर होगी। अब हम इसको फिर से रन करते हैं, तो रन करने पे हमें क्या मिला, हेलो रमन मिल गया। अब देखिए, अब ये जो दोनों फंक्शन है क्लियर स्क्रीन, क्या ये stdio के अंदर से ही आए हैं? तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लियर स्क्रीन पे जाते हैं और अपने हेल्प फंक्शन में जाते हैं, टॉपिक सर्च करते हैं। नहीं, क्लियर स्क्रीन किससे आया है, conio.h से आया। अब ये क्यों आया है, देखिए हमारे पास आउटपुट कहाँ आती है, कंसोल पे आती है। मुझे क्लियर भी किसको करना है, कंसोल को करना है, तो इसीलिए कुछ ऐसे फंक्शंस बनाए गए जो कंसोल के साथ डील कर सकें, तो उनको कहा गया कंसोल इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। तो एक ऐसी हेडर फाइल बनाई गई जिसके अंदर इनकी डेफिनेशन रखी गई, जैसे जो कंसोल के साथ, जैसे getch यूज़र स्क्रीन के साथ डील कर रहा है, क्लियर स्क्रीन यूज़र स्क्रीन के साथ डील कर रहा है, तो ऐसे फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो conio.h के अंदर रखी गई। अब कई स्टूडेंट्स ये कह देते हैं कि हमें ये नहीं पता, हमें ये तो पता चल गया कि printf stdio.h के अंदर है, पर stdio.h के अंदर और कितने फंक्शंस आते हैं, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, इसके ऊपर कर्सर रख लो stdio.h के अंदर और हेल्प पे जाओ और टॉपिक सर्च करो और देखो ये सारे फंक्शंस stdio.h के अंदर आते हैं, जिसमें से कुछ तो आपने यूज़ कर लिए होंगे, printf, scanf, लेकिन इतना सारा ढेर पड़ा है। इसी तरह conio.h पे भी आप हेल्प लेंगे तो उसमें भी आपको दिख जाएगा कि उसमें हमारे पास आउटपुट क्लियर स्क्रीन, getch, ये सारे फंक्शन इसके अंदर आते हैं। तो होप्स हो आपको मेरा ये ट्यूटोरियल आज के लिए समझ आया होगा। बाकी नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब